अच्छा जी, जो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा, आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने शुरुआत करनी है ज्योग्राफी के पास पेपर्स के साथ। एंड इस पूरी की पूरी तकरीबन 28-30 डेज के सीरीज के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे मेरे बच्चे के हम ये 426 पेज की पूरी बुकलेट सॉल्व कर लें, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, हम लोग डिफिकल्टी वाइज चलेंगे, ठीक है ना। मैं पहले सारे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट करा दूंगा, जिन उन उन टॉपिक से कराऊंगा जो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। एंड वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद पावर रिसोर्सेस, ठीक है ना। हम स्टार्ट ऑफ करेंगे पावर रिसोर्सेस के पार्टिसिपेंट्स के साथ, और देखेंगे एग्जामिनर किस तरीके से टेस्ट करता है इन पावर रिसोर्सेज के पार्टिसिपेंट्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टास्क होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिसिपेंट्स करेंगे कल। परसों मैंने सबको एक ऑफ दी हुई है, ठीक है, परसों नहीं होगी क्लास, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह हम इसको मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नहीं बेटा, आपकी बुकलेट के अंदर जितने पास पेपर्स डाले हुए हैं वो जानबूझकर डाले हुए हैं, गालिबन 2020 से 21 तक। बाकी सारे पेपर्स हम ईयरली भी सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ज्योग्राफी में द थिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट इज द पास पेपर प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब ज्यादा इसकी निटी ग्रिटीज में ना जाते हुए वील स्टार्ट ऑफ विद द पावर रिसोर्सेज चैप्टर एंड इट्स पास पेपर्स। सो जिन जिन के पास बुकलेट्स है, प्लीज बुकलेट्स खोल के बैठ जाएं। अगर आपने पास पेपर्स पहले से किए हुए हैं, सो मेक श्योर कि आप चेक करते रहें क्या क्या आपने पास पेपर्स करेक्ट किए हैं नहीं किए हैं। जो डाउट्स हो वो डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी मूव ऑन करूंगा। जो बुकलेट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑलरेडी नोट्स में दिए हुए हैं, या जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए सवाल, वो हम थोड़ा सा जल्दी से स्किप या गो थ्रू करेंगे उसको, ठीक है ना। सही है। आगे बढ़ते हैं पावर रिसोर्सेज के साथ। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बेटा, नेम 3 वेज इन विच कोल इज माइंड, यानी किस तरीके से मैं कोल को माइन करता हूं। तो हमने ये ऑलरेडी डायग्राम में देखा हुआ है पावर रिसोर्सेज की बुकलेट के अंदर। अगर मिनरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर भी याद हो तो उसमें भी देखा है हमने, ठीक है, कि कोल को माइन किया जाता है 3 तरीकों से। कौन से 3 तरीके हैं भाई? तो 3 तरीके आप अपने पास लिख लेंगे। सबसे पहली होती है माइनिंग, जो आप सरफेस के ऊपर से निकालते हैं कोल को, उसको कहते हैं कौन सी माइनिंग बच्चे? उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। कौन सी माइनिंग कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। फिर हमने दो अंडरग्राउंड माइनिंग्स पढ़ी थी, एक वर्टिकली जो आप डिग करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली जो आप जाते हैं। वर्टिकली जब आप जाते हैं उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, और जब आप हॉरिजॉन्टली जाते हैं उसको कहते हैं बेटा एरिड माइनिंग। तो बेटा ये आपके पास 3 टाइप्स की माइनिंग है जिससे आप कोल को निकालते हैं जमीन में से। आई होप बेटा सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी, सबको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दीजिएगा। एंड आई होप बेटा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, आगे जाके इंशाल्लाह इसको इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। सर, व्हाई इज कोल प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान डिस्क्राइब्ड एज लो क्वालिटी? भाई वो कह रहा है कि यार पाकिस्तान में जो कोल प्रोड्यूस होता है ना है, वो क्यों लो क्वालिटी का है, ठीक है ना। क्यों मैं उसको क्लासिफाई करता हूं एज लो क्वालिटी कोल, यानी क्यों मैं पाकिस्तान में जो कोल प्रोड्यूस होता है उसको लो क्वालिटी कोल कहता हूं। तो इसमें आप मल्टीपल आंसर्स मेंशन कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत सारे आंसर्स हमारे चैट बॉक्स में भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ प्लीज ये लिख लीजिएगा। देखिए, पहला रीजन होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी आपके पास कोल होता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट क्या होता है बच्चे? कम होता है। तो पहला रीजन आप लिख सकते हैं लो कार्बन कंटेंट। अब सवाल ये आ सकता है आपके दिमाग में कि सर कार्बन कंटेंट कम होने से कोल की एनर्जी क्यों कम होती है? तो बेटा ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जितना कार्बन कंटेंट कम होगा उतनी कम एनर्जी होगी कोल के अंदर, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसकी बर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी, ठीक है ना। आगे की तरफ आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी कोल होता है ना बेटा, उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आप लिख लेंगे अपने पास बेटा, जो पाकिस्तानी कंटेंट है कोल है उसके अंदर ऐश क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो आप लिखेंगे हाई ऐश कंटेंट। जो ऐश का कंटेंट है, यानी कि जितना जल्दी आप उसको जलाएंगे उतना ही जल्दी कोल कन्वर्ट हो जाएगा ऐश के अंदर। यानी जो टाइम ऑफ बर्निंग है या जो टाइम ऑफ एनर्जी प्रोविडेंस है, वो कोल का, पाकिस्तानी कोल का क्या होता है बच्चे? बहुत ज्यादा कम होता है। इसके बाद बेटा एक और चीज, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। इसमें होता है बेटा हाई सल्फर कंटेंट। क्या कहीं कहूंगा बेटा मैं? इसमें होता है कौन सा हाई कंटेंट बेटा? हाई सल्फर कंटेंट।
और किसी भी कोल में अगर सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो तो कोल की ओरिजिनलिटी कम हो जाती है, यानी उसके अंदर मिक्सचर हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोल जो है ना वो हाई क्वालिटी का नहीं रहता है। ठीक है ना। आप इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी लिख सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो कोल है बेटा उसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। और जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा कोल के अंदर, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा कोल के अंदर, उतना ही कम तेजी से, उतनी ही कम एनर्जी के साथ कोल बर्न होता है। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। याद रखेंगे चार रीजंस: हाई का लो कार्बन कंटेंट, हाई एश कंटेंट, हाई सल्फर कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। ये आपके जितने भी मैंने ये पास पेपर्स दिए हैं, मुझे लगता है शायद आगे जाके ये एक और मर्तबा एग्जामिनर ने टेस्ट किया है बेटा। तो वो ये बिल्कुल सही बात है जो लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं कि प्रॉपरली बर्न नहीं होता, तो बिल्कुल ये प्रॉपरली बर्न नहीं होता मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी बारिश होती है और लकड़ी जितनी गीली होती है बेटा, उतनी ही गीली लकड़ी को जलाना क्या हो जाता है बेटा, डिफिकल्ट हो जाता है। उससे एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है बच्चे। और जो आप जिस टास्क के लिए उसको यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उससे खाना पका रहे हैं तो आपका खाना भी एफिशिएंटली नहीं पकेगा, क्योंकि उसके अंदर से इतनी हीट जनरेट नहीं होगी बच्चे। ठीक है ना। तो आपने याद रखना है चार चीजों को: लो कार्बन कंटेंट, हाई एश कंटेंट, हाई सल्फर कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। ये चार चीजें हैं जो एक कोल को लो क्वालिटी कोल बना देती हैं। सर 3 मार्क का था, 3 रीजन लिखने थे, मैंने 4 लिखे हैं बेटा, ताकि आपको एग्जाम में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं भाई। सो मुझे कह रहा है स्टडी फिगर 2, फिगर 2 को स्टडी करो। अ क्रॉस सेक्शन शोइंग एन ऑयल ट्रैप। ये ऑलरेडी हम अपने नोट्स में ऑयल का ट्रैप देख चुके हैं। बोल रहा है लेबल करो डायग्राम के ऊपर। क्या लेबल करो? द लेयर ऑफ रॉक कंटेनिंग ऑयल, यानी वो लेयर को लेबल करो जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है। एंड द लेयर ऑफ रॉक कंटेनिंग गैस। तो आपको सबको पता बेटा जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें तो ऑफ कोर्स पानी होता है। तो बेटा जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर या तो ऑयल होगा या तो उसके ऊपर वाली में ऑयल होगा। लेकिन क्योंकि ऑयल इज मोर डेंस, तो ऑयल बेटा हमारा नीचे होता है और गैस हमारी ऊपर होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? डेंसिटी। तो लिख लेंगे सबसे बीच वाली लेयर ऑयल की है। अच्छा आप इसको लेबल करिएगा ए। इसको लेबल करेंगे क्या बच्चे? इसको लेबल करेंगे ए। इसके बाद आप इसको लेबल करेंगे कि ये जो ऊपर वाली लेयर है बेटा ये कौन सी लेयर है? ये बी है, यानी मैं लिख सकता हूं ये कौन सी लेयर है बच्चे? गैस की लेयर है। इसी तरह एग्जामिनर अगर वाटर पूछता, जो कि उसने अभी सवाल में पूछा नहीं है, तो ये नीचे वाली लेयर कौन सी होती बच्चे? ये नीचे वाली लेयर होती वाटर की। आई होप बेटा सबको यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है ना। गैस सबसे ऊपर, इससे नीचे ऑयल, सबसे नीचे वाटर। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? दिस इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी। सारा गेम किसका है बेटा? भारी होने का है। जितने आप भारी होगे उतने आप नीचे होगे। नीचे मतलब क्या बेटा? वेट के हिसाब से नीचे। ठीक है ना। सर अगर हम डायग्राम के अंदर लिख दें तो मसला तो नहीं होगा? मसला नहीं होगा बच्चे, लेकिन लेबल करने का मतलब ये होता है कि आप एरो बना के लेबल करते हैं ना मेरा बच्चा। तो आपने क्या कोशिश करनी है मेरे बच्चे कि आप है ना लेबल इसी तरीके से करेंगे, क्या करके? एरोस बना के। ठीक है ना। सही है ना। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था और ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है बच्चे? इसकी डायग्राम हमने हमारे नोट्स के अंदर, क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। सो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पोरस रॉक्स? ठीक है, क्या मतलब होता है टर्म का? कौन सी टर्म का भाई? पोरस रॉक्स की टर्म का। तो लिख लेंगे बेटा अपने पास रॉक्स जिसके अंदर क्या हो बेटा? खड्डे हो, होल्स हो। होल्स के लिए क्या यूज करूंगा? अच्छी टर्म यूज करूंगा, क्या बोलूंगा? पोर्स हो। ठीक है। सो रॉक विथ पोर्स, रॉक विथ पोर्स दैट लेट्स लिक्विड एंड गैस पास थ्रू इट। यानी ऐसे रॉक्स जिसके अंदर पोर्स हो, टाइनी होल्स हो, और जिसके अंदर से क्या हो बेटा? गैस या लिक्विड पास हो सके। ठीक है ना। दैट लेट्स लिक्विड एंड गैस पास थ्रू इट। ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा किस चीज की? पोरस रॉक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। पोरस रॉक्स कैसे रॉक्स होते हैं? ऐसे रॉक्स होते हैं बेटा जिसके अंदर बाकायदा तौर पर आपके पास होल्स होते हैं। इन होल्स के जरिए गैस या लिक्विड हो
रॉक्स बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इधर एब्जॉर्ब वाली टर्म यूज करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब का मतलब भी क्या होता है बेटा, दैट द लिक्विड एंड गैस इज लेट थ्रू, ठीक है ना, यानी आप उसको बाहर या अंदर जाने देते हैं थ्रू दैट रॉक्स, ठीक है ना। पोरस रॉक्स किस, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है? ऐसा सवाल भी एग्जामिनर कभी पूछ सकता है। अगर आपको याद है कि हमने पढ़ा भी था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर आप मेक श्योर करेंगे कि आसपास के इलाके में पोरस रॉक्स ना हो, वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं जब तक मैं बेटा आगे वाला सवाल पढ़ रहा हूँ। सो व्हाई इज द फीचर फिगर टू कॉल्ड एन ऑयल ट्रैप? क्यों मैं कहता हूं इसको बेटा ऑयल ट्रैप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैप का मतलब क्या कि ऑयल इसके अंदर फंसा हुआ होगा। बिल्डिंग्स नहीं, एक्सीलेंट बच्चे, डैम्स। डैम्स जिसने लिखा उसने बिल्कुल करेक्ट लिखा कि डैम्स ऐसी जगह होती है जहां पर आप मेक श्योर करते हैं कि पोरस रॉक्स ना हो, वरना सारा का सारा पानी बेटा सीप थ्रू होके, एब्जॉर्ब होके आपका वाटर लॉस हो जाएगा, या तो वो ग्राउंड में चले जाएगा या तो वो कहीं से बाहर निकल जाएगा, यानी आप प्रॉपरली और एफिशिएंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे। किस चीज को स्टोर नहीं कर पाएंगे बच्चे मेरे? पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो व्हाई इज द फीचर इन फिगर टू कॉल्ड एन ऑयल ट्रैप? तो हम इसको ऑयल ट्रैप क्यों कहते हैं? पहले बात बेटा, टर्म में ही लिखा हुआ है ऑयल और ट्रैप, यानी आपने ऑयल को क्या करके रखा हुआ है? ट्रैप करके रखा हुआ है, यानी फंसा के रखा हुआ है। फंसा के रखने का क्या मतलब है बेटा? कि आप के जो ऑयल है वो इट कैन नॉट गेट थ्रू द रॉक्स, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स। एक्सेलेंट, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, ठीक है, शाबाश। तो पहला पॉइंट चले हम इनाया का ले लेते हैं, ठीक है। सो आप लिख लेंगे ऑयल इज ट्रैप्ड। अच्छा, आप अपने पेपर में जब लिखने में तो तमीज से लिखेंगे। सर तमीज से कैसे लिखते हैं? तमीज से इस तरह लिखते हैं बेटा, आप कहेंगे दैट द पर्टिकुलर फिगर टू इज नोन एज एन ऑयल ट्रैप बिकॉज ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन द ट्रू पोरस लेयर्स। आप लिखेंगे ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन, ओ सॉरी, नॉट बिटवीन द पोरस लेयर्स, नॉन पोरस लेयर्स, माजरत, सही है। ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन layers of नॉन पोरस रॉक्स, यानी नॉन पोरस रॉक्स की लेयर के दरमियान क्या फंसा हुआ है बेटा? ऑयल फंसा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑयल ट्रैप कहते हैं, ठीक है ना। सबको यहां तक बात याद रहेगी, ठीक है। ये इतनी सी बात वुड बी इनफ, ठीक है ना। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं दैट ऑयल कैन नॉट गेट थ्रू द रॉक्स, ऑयल इज सर्टेनली ट्रैप्ड बिटवीन द बेंड ऑफ द रॉक्स। अगर आप ऊपर देखें तो ये बेंड रॉक्स हैं, ठीक है ना, बेंड ऑफ रॉक्स है, इसके दरमियान में क्या है बेटा? ऑयल कैप्टिवेटेड है, ट्रैप्ड है, तो आप वो बात भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आ जाएंगे, क्या सवाल कहता है मुझसे बच्चे? स्टडी फिगर 3 विच शोज यूजेस ऑफ ऑयल। बोल रहा है भाई फिगर 3 को स्टडी करो और मुझे बताओ यूजेस ऑफ ऑयल। तो यूज ऑफ ऑयल लिखा हुआ है फ्यूल्स, लुब्रिकेंट, पावर, और मुझे अब इधर एक और क्या चाहिए होगा बेटा? यूज चाहिए होगा। तो मैं मेन यूज देखूंगा। बाय प्रोडक्ट्स वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ऑयल को रिफाइन करते हैं तो उससे क्या निकलता है बच्चे? बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे क्या अपने पास एक और यूज है ऑयल का, किस चीज का बेटा? बाय प्रोडक्ट। सर बाय प्रोडक्ट्स कैसे पता चला? क्योंकि बेटा जो प्लास्टिक्स हैं वो बनते हैं बाय प्रोडक्ट से। किस चीज के बाय प्रोडक्ट से बेटा? ऑयल के बाय प्रोडक्ट से। ऑयल के बाय प्रोडक्ट से, ऑयल के बाय प्रोडक्ट से बाकायदा तौर पर प्लास्टिक्स को बनाया जाता है, ठीक है ना। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इसको प्रॉपरली सिर्फ एक्सप्लेन करना ना, ये भी आपको पॉइंट्स अर्न कर देगा, ठीक है। वरना आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेंड ऑफ द रॉक्स के अंदर रॉक के बीच में जो ट्रैप है, बात एक ही हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको इसी तरीके से मेंशन करेंगे, बिल्कुल बेटा 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे बेटा, मैं किसी के लिए वेट नहीं करूंगा। सर पूरा तो बताएं क्वेश्चन बेटा, जितना क्वेश्चन हमारी वर्कबुक में दिया हुआ है उतना ही हम करेंगे, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन हाँ बेटा किसी और चैप्टर का हिस्सा होगा, क्योंकि हमने पावर रिसोर्सेज को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और पावर। तो हो सकता है जिस क्वेश्चन के हिस्से की आप बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हो, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई? बाय प्रोडक्ट से सिंथेटिक्स बना रहे हैं, प्लास्टिक्स बना रहे हैं, और कौन सा बाय प्रोडक्ट है? देखिए, पेट्रोल तो कभी भी बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। किस चीज का? अम, इसका, ऑयल का। बायोगैस भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। गैसेस बाय प्रोडक्ट है, लेकिन किस चीज का बाय प्रोडक्ट है बेटा? ये बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का। किसका है बेटा? शुगर केन का। लेकिन वो किसके बाय प्रोडक्ट की बात कर रहा है? वो बोल रहा है भाई ऑयल के बाय प्रोडक्ट बताओ। तो यस, पेस्टिसाइड कैन बी नेम्ड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट बेटा? बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल के अंदर आप लिख देंगे अपने पास क्या बेटा? पेस्टिसाइड्स। ठीक है, लिख लें अपने पास पेस्टिसाइड। अब देखिए डायग्राम कितनी इंटरेस्टिंग है। ये ये डायग्राम आपको कितनी क्लियरली है ना, इस बात का अंदाजा दे देती है और चीज समझा देती है कि अगर आप में से किसी को बाय प्रोडक्ट्स याद करने ऑयल के, तो वो डायरेक्ट ऑयल के ये तीन बाय प्रोडक्ट्स याद कर सकता है। तो देखें, पास पेपर्स कराने का असली मकसद ये होता है कि एक तो चीजें रिवाइज हो जाएं, और दूसरा ये है कि आपको है ना याद करने में आसानी हो। ठीक है, याद करने में जितनी आसानी होगी उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्या ऑब्टेन करना बच्चे? मार्क्स ऑब्टेन करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज है, बोल रहा है भाई फ्यूल्स बताओ। कौन कौन से फ्यूल्स आप ऑब्टेन करते हो? किससे ऑब्टेन करते हो बेटा? ऑयल से। तो कौन कौन सा फ्यूल है बेटा? देखो, रॉ मटेरियल फ्यूल नहीं है। बाय प्रोडक्ट्स तो हमने कर लिया। पेट्रोल हो सकता है बिल्कुल। बायोगैस नहीं हो सकता। बायोगैसेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लिंक्ड ही नहीं है ऑयल से, तो ऑफ कोर्स वी आर लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, दैट इज व्हाट बेटा? That is petrol, because petrol is a fuel that is obtained from what beta? Obtained from oil. शाबाश, जिसने पेट्रोल लिखा है बेटा, कुडोस टू यू गाइस। एंड जिसने नहीं लिखा बेटा, आई होप उसको समझ आ गया होगा। आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार पास पेपर में एक मरतबा इसको टेस्ट किया हुआ है एग्जामिनर ने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को गौर से मेरे साथ देखें। ठीक है ना? सर, बायोगैस बाय प्रोडक्ट में आ सकता है क्या? नहीं बेटा, बायोगैस तो बेटा एनिमल मैन्योर से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा, उससे बनता है ना। उसमें ऑयल का क्या हिसाब किताब? कभी तुमने देखा है कि ऑयल निकला हो जमीन से और फिर हमने बोला उसको बायोगैस? मैंने समझाया भी था बेटा बायोगैस कैसे बनता है। तो एनिमल मैन्योर को, ह्यूमंस के मैन्योर को डीकम्पोज करने के बाद बायोगैस बनता है। उसका तो ऑयल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे बगैसेस का ऑयल से ताल्लुक नहीं है बेटा, वैसे ही बायोगैस का ऑयल से ताल्लुक नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, प्लीज इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, बायो का मतलब ही होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो आपके पास चीजें हैं उसको कहते हैं। ठीक है ना? आगे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे मेरे बच्चे, स्टडी फिगर 4, अ मैप शोइंग ऑयल रिफाइनरीज एंड पाइपलाइंस इन पाकिस्तान। यानी बोल रहा है भाई, एक मैप दिखाया हुआ है मैंने जो ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस दिखा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मैंने आपको बोला भी था यार कि मैं जब उस वक्त आपको वो चीज पढ़ा रहा था ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, तो उस वक्त मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि भाई थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। तो वही चीज मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ। पहले आप मेरे साथ इसको मैप को समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम इसको सवाल भी सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन ये मैथ समझाने के बाद इंशाल्लाह आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले से ही क्लैरिटी वाले पार्ट पर होंगे। ठीक है, आ जाते हैं मेरे बच्चे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने आपको इस इंडिकेशन से वाइट पाइपलाइन दिखाई हुई है। सही है, ये इंडिकेशन यानी ये वाली जो पूरी पाइपलाइन है बेटा, ये जो मोटी वाली लाइन है जो आपको डार्क ब्लैक बोल्ड लाइन दिख रही है, ये व्हाइट ऑयल पाइपलाइन है। और व्हाइट ऑयल पाइपलाइन में हम ऑलरेडी दो इंडस्ट्रीज देख चुके हैं बेटा। जो कराची में इंडस्ट्री है वो कौन सी है बेटा? हम इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। तो देखें, ये पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, तो कल कल एग्जामिनर पूछ ले कि भाई कराची में कौन सी रिफाइनरी मौजूद है, तो आप इजीली कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मुल्तान के करीब जो मिड कंट्री, शाबाश, एक्सेलेंट नबिया बच्चे, मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी। कौन सी ऑयल रिफाइनरी है मेरे बच्चे? मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी है। और मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? कहाँ पर प्रेजेंट है? हमने पढ़ा भी था। कोई मुझे बता सकता है? मैंने इनिशियल्स तो लिख दिए हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये मिड कंट्री? शाबाश, एक्सेलेंट मिनाल, महमूद कोर्ट में प्रेजेंट है बच्चे। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये महमूद कोर्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी एंड इट इज प्रेजेंट वेयर बेटा? इट इज प्रेजेंट इन महमूद कोर्ट। शाबाश फजर, शाबाश अली अहमद बच्चे, महमूद कोर्ट में प्रेजेंट है क्या बेटा? कौन सी ऑयल रिफाइनरी प्रेजेंट है बेटा? मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी। एंड इसके बाद आपको बेटा एक ऑयल फील्ड दिखाई हुई है पेशावर के करीब,
जहां पर आपको एक इंडस्ट्री भी दिखाई हुई है जहां पर ऑयल को रिफाइन करा जाता होगा। दूसरा सवाल मेरा आप लोग सबसे, शाबाश, चलें, एवरीवन हैज गॉट इट। ये कौन सी रिफाइनरी है? ये अटक ऑयल रिफाइनरी है मेरे बच्चे। शाबाश, ये कौन सी रिफाइनरी है बेटा? अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि प्रेजेंट है एक ऑयल फील्ड में। ये क्या है बेटा? ये इंडिकेशन एक ऑयल फील्ड की। अच्छा, मेरा जो सवाल था बच्चों से वो ये था, ये अटक की ऑयल फील्ड है जहां पर एक रिफाइनरी प्रेजेंट है, आर वाली रिफाइनरी। सो कौन सी रिफाइनरी कहता हूं बच्चे मेरे? इसको कहता हूं मैं अटक ऑयल रिफाइनरी। मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल मेरे बच्चों से ये है कि भाई मुझे ये बताएं कि यार ये व्हाई इज द ऑयल रिफाइनरी प्रेजेंट नियर द ऑयल फील्ड, and in this certain case the examiner can ask you question that why is the oil refinery present in the oil field। शाबाश, एक्सेलेंट, पहला पॉइंट आ गया। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आसानी के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, इसलिए। क्योंकि और दूसरा ये भी लिखेंगे कि क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा फिर आपको बहुत सारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो एक तो इजी ट्रांसपोर्टेशन अलग है, दूसरा आप कॉस्ट की बात करेंगे। एंड एक्सेलेंट, आई हैव गॉट वन मोर पॉइंट बाय युमना एंड सनिया, दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर यहां पर ऑयल रिफाइनरी नहीं होती तो ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए आपको किसी ट्रक की जरूरत होती, आपको किसी ऑयल टैंकर की जरूरत होती, और हो सकता था रास्ते में क्या हो मेरे बच्चे, रास्ते में इस ऑयल रिफाइनरी का जो आप टैंकर लेके निकले हैं ऑयल का, हो सकता था ये बूम फट जाए और इससे कुछ लोग मर जाएं। सही है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ थेफ्ट इज एन एक्सेलेंट पॉइंट बाय जैनब। शाबाश मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑयल जा रहा था रास्ते में, ऑयल फील्ड से निकल के किसी ने चोरी कर लिया। अब ऑयल अगर रिफाइनरी वहां पे होगी तो ऑफ कोर्स आपके लिए चोरी करना क्या हो जाएगा बेटा? मुश्किल ही नहीं, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नामुमकिन हो जाएगा। चलो नामुमकिन नहीं, लेकिन चांसेस क्या हो जाएंगे? चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन ले। जितने भी मेरे बच्चे बैठे हैं क्लास में, मेरे बच्चे हो, पेपर में ये सवाल अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सारे के सारे मेरे बच्चे ये साइड की पढ़ेंगे बेटा। की बोल लें इसको, इसको ग्रिड बोल लें, जो भी बोल लें, बेटा ये मैप का इंडिकेटिव पॉइंट है। अगर आपने ये ग्रिड को पहले नहीं पढ़ा तो बेटा फिर एग्जामिनर आपके ग्रेड को पहले नहीं देखेगा देने से पहले, ठीक है ना? तो भाई सिंपल बात ये है, ठीक है ना? और आपको इसको बहुत ध्यान में रखना है। एक और एफिशिएंट पॉइंट आया है मेरे पिछले क्वेश्चन का, उसको मैं बता देता हूँ। द रोड्स कैन आल्सो गेट डैमेज बाय द वेट ऑफ द रोड टैंकर्स। तो अक्सर ऑयल टैंकर्स जब ये निकलते हैं रोड के ऊपर तो ये रोड को डैमेज कर देते हैं। और हम ये सारी बातें नोट्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं, देख चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। तो भाई यही है, आपने अपने नोट्स को जितना आप एफिशिएंटली पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए मार्क्स ऑब्टेन करना पास पेपर्स में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आसान हो जाएगा, ठीक है? आगे आ जाते हैं और सवालात को देखते हैं। और आई होप मैंने सवालात पहले से ही आंसर कर दिए होंगे। लिखा हुआ है नेम एंड लोकेट द ऑयल रिफाइनरी मार्क इन द ऑयल फील्ड। गलती क्या करते हैं मेरे बच्चे? सर क्वेश्चन में कौन सी लिखनी है? आर तो तीनों में जगह पे है यही। अब ये देखेंगे, जिस बच्ची ने सवाल पूछा है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका स्टार आएगा, ठीक है ना? लेकिन अब इसने क्या किया? इसने कर दी एक बहुत बड़ी गलती। गलती क्या कर दी? इसने सवाल को गौर से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, जो मैं भी आपको बताने वाला था बात, वही चीज कि बच्चे के दिमाग में सवाल आने से पहले आंसर उसका रेडी होता है। बेटा लिखा हुआ है ऑयल फील्ड, यानी तुम्हें ऊपर मैप में जाके देखना पड़ेगा की के अंदर कि ऑयल फील्ड है कहां पर। तो आप देखेंगे मोहतरमा, तो ऑयल फील्ड तो एक ही दी हुई है। और इस ऑयल फील्ड में जो आपके पास इंडस्ट्री मौजूद है रिफाइनरी की, वो क्या है बेटा? वो अटक ऑयल रिफाइनरी है। आई होप मेरे बच्चे मैंने आसानी के साथ आपका ये आंसर कर दिया होगा क्वेश्चन। मेरे बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी मैंने सवाल करने से पहले बोला कि की पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा मेरा की पढ़ना नहीं भूलेगा, ठीक है ना? तो आप इसमें लिख लेंगे अपने पास कौन सी ऑयल रिफाइनरी है बेटा? अटक ऑयल रिफाइनरी है। और उसकी लोकेशन कहाँ है बेटा? ऑफ कोर्स इसकी लोकेशन अटक के अंदर है। एक मिनट, मुझे जरा पानी पीने दे यार।
अच्छा, अब इसकी अगर लोकेशन लिखनी है तो सर इसकी आसानी के साथ लोकेशन किस तरह लिखें। तो देखें, आप पहले ऊपर जाएंगे, आप पहले मैप को स्टडी करेंगे। उसने आपको क्लियरली दो जगहें बताई हुई हैं जिसका आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मेरे बच्चे गौर से देखें, एक जगह तुम्हारी पेशावर मेंशन्ड है, दूसरी जगह तुम्हारी फैसलाबाद मेंशन्ड है। अब देख लो ऑयल रिफाइनरी पेशावर और फैसलाबाद के किस साइड पर है। अगर मैं फैसलाबाद को देखूं तो क्या मेरी ऑयल रिफाइनरी फैसलाबाद के थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे मौजूद है या नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने लिखा नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद, तो वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, अपने पास मेंशन कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। ठीक है ना। और आप मेंशन कर सकते हैं पिशावर भी, लेकिन पिशावर की किस साइड में मेरे बच्चे, आपने मार्किंग करनी पड़ेगी वापसी। पिशावर से थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा सा ईस्ट पर है। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई मेरे बच्चे, साउथ ईस्ट ऑफ पिशावर। तो आप लिख लेंगे अपने पास साउथ ईस्ट ऑफ पिशावर। ये मेरे उन बच्चों के लिए था जो मैप को रीड करके आसानियां पैदा करना चाहते हैं अपने लिए। अगर किसी को याद हो तो वह ऑफ कोर्स इसमें मेंशन कर सकता है। किसको मेंशन कर सकता है बेटा, पोटवार प्लेट्यू को मेंशन कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना। नॉर्दर्न पंजाब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नॉर्दर्न पंजाब भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार देखो ना, थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाओ ना। ना अब तुम जा रहे हो बेटा, अगर तुम बी या सी के लिए जा रहे हो तो तुम ऐसी बातें लिखोगे करोगे जो कि बहुत ऑर्डिनरी है। ठीक है, थोड़ा सा विजिलेंट हो जाओ, मैप वैप को देखो यार, आसानी से दिया हुआ है और जब भाई ने समझा दिया है तो फिर परेशानी किस बात की है। इजी होके वही करो जो समझाया है, जिस तरह समझा रहा हूँ वो चीज है ना, इंप्रेशन क्रिएट करती है, क्योंकि ये वाली चीज है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करके आए होंगे। तो तुम्हारा ये लिखना जाहिर सी बात है, ठीक है ना, सिर्फ पेशावर नहीं लिखना, सिर्फ पेशावर नहीं लिखना। एग्जामिनर शायद, बहुत शायद ये है कि अगर किसी ने लिखा नियर पेशावर ना तो मार्क्स दे दे। अगर किसी ने सिर्फ पेशावर लिखा तो यार फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन मैं बोलूंगा यार ऐसे रिस्क वाली चीजों को करना ही नहीं। ठीक है ना, सही है ना, क्योंकि पेशावर बेटा यहाँ पर है। सिंपल देखो, मैं भी मार्क कर रहा हूँ मैप पे, तो पेशावर यहाँ पर, तो पेशावर से तो काफी दूर है ना। अब ये किस साइड पर है ये लिखना पड़ेगा। तो अगर तुमने नियर लिख दिया तो हो सकता है मार्क्स मिल जाए। तो बेटर यही है कि तुम पूरा मेंशन करो कि साउथ पे जाके, ईस्ट पे जाके, तो साउथ ईस्ट ऑफ व्हाट, साउथ ईस्ट ऑफ पेशावर। ठीक है ना। नहीं नहीं अदनान, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। मैंने सबसे पहले यही कहा कि आप नॉर्दर्न पंजाब लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि आप थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा एफिशिएंट, थोड़ा सा एफिशिएंसी, थोड़ा सा अच्छा, अच्छा आंसर दें, बेटर आंसर दें, थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर दें। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ऐसी सिचुएशन ना हो ना कि तुम्हें ये चीज याद आए। तो तुम मैप को अगर यूज करना जानते हो ना, तो बेटा मैप तुम्हारे सामने होगा, तो उसको यूज करना तुम्हारे लिए वुड बी मच मोर इजियर। तो जो चीज मेरे पास प्रेजेंट होती है, जी जी बेटा बिल्कुल, मैंने बोला बोला अगर किसी ने अपर पंजाब लिखा है, नॉर्दर्न पंजाब लिखा है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, मिच्योरिटी दिखाएंगे और थोड़ा सा मैप को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ हो ना हो, कुछ याद आए ना आए, मैप तो होगा ना। तो मैप को देख के तो सब याद आ जाएगा। तो टेक्निक समझो ना किस तरीके से करना है। ठीक है ना। तो आप इसमें दो चीजें लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ पिशावर, साउथ ईस्ट ऑफ पिशावर, या आप मेंशन मेंशन कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। ठीक है ना। नहीं नहीं बेटा, अटक नहीं लिख सकते, अटक नहीं लिख सकते अपना अरसल, अटक तो नाम में ही है, तो फिर फायदा क्या है एग्जामिनर का देने का ये। ठीक है ना। पोटवार प्लेट्यू तो करेक्ट है, पोटवार प्लेट्यू तो बहुत ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि पोटवार प्लेट्यू इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मैंने अभी, शायद तुम रिकॉर्डिंग भी बात बाद में खोल के देख लेना मोहतरमा, मैंने बोला भी कि आप चाहें तो उसमें पोटवार प्लेट्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। बच्चे मैंने वही लिखा है। जैन अगर तुम ये देखोगे ना तो मैंने यही लिखा है, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ पेशावर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। ठीक है ना। लोकेशन याद करने के लिए बेटा आपको मैं इंशाल्लाह एक तो ये जितनी भी लोकेशन याद करने की टेक्निक्स है वो इंशाल्लाह वर्कशॉप वर्कशॉप में सिखाऊंगा।
लेकिन मेरे बच्चे उससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह एक यूट्यूब वीडियो आने वाली है, कल आ जाएगी या आज रात को आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद बना लूं। लेकिन असल में आज बड़ी रात है, थोड़ा सा इबादत के लिए भी जाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगली बात करेंगे बेटा, नेम वन रिफाइनरी वेयर इंपोर्टेड ऑयल इज प्रोसेस्ड, ठीक है ना। नेम वन रिफाइनरी वेयर इंपोर्टेड ऑयल इज प्रोसेस्ड, तो आप मल्टीपल रिफाइनरीज का नाम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने इंपोर्टेड ऑयल लिखा है तो यार ये कराची वाली ऑयल रिफाइनरी का लिखना, क्योंकि इससे इंपोर्ट करना क्या होगा बच्चे, आसान होता है, क्योंकि पोर्ट कासिम पे ही बनी हुई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ये बात और समझाई भी थी, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना, शुरू में हमने देखी थी। सवाल आया मार्केट में कि सर साउथ SE और NW क्या है। बेटा आप अगर विजिलेंटी बेटा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने पहले भी बोला था बेटा, पास से पर इतने ज्यादा हैं कि आपको पूरी क्लास में मेरे साथ विजिलेंट रहना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अगर आप विजिलेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बेटा मेरे लिए आपके साथ देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चे। और मैंने अभी बेटा डायग्राम के अंदर, मैप के अंदर जाकर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को मार्क करना सिखाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा बच्चे, तो जब रिकॉर्डिंग आएगी तो आपने वापसी जाके देखना है, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आ जाएं। कुछ मुझे लग रहा था लोग लिख रहे थे कि पार्को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल पार्को भी लिख सकते हैं, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी भी लिख सकते हैं, मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी मतलब महमूद कोट वाली, ठीक है ना। सही है। जैद टेंशन नहीं लो बच्चे, मैं इंशाल्लाह ये डायरेक्शंस वाली चीज भी एक और मर्तबा समझा दूंगा मेरे बच्चे, टेंशन नहीं लो, पेपर से पहले सब करा के भेजूंगा, समझा के भेजूंगा कि नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है और साउथ क्या है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ तो बहुत आसान होता है, अक्सर बच्चों को ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो चीज भी समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपका मैप अफगानिस्तान की तरफ मूव कर रहा है तो वो वेस्ट डायरेक्शन है, और अगर आपका मैप इंडिया की तरफ मूव कर रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन है। मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, अरे अरे नहीं यार देखो, ये सीधे हाथ से खाना खाओगे तो इधर सीधे हाथ पे देखोगे तो वेस्ट हो जाएगा, नहीं उल्टे हाथ से खाओगे तो उल्टे हाथ पे देखोगे तो ईस्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर भोंदू बच्चे क्या करते हैं फिर, जब वो मैप देखते हैं पेपर में तो बोलते हैं सर ये सीधे हाथ पे तो इंडिया आ रहा है, आपने बोला वेस्ट, तो आपको मिररिंग करनी पड़ती है। तो वो भाई मिररिंग को छोड़ो, सब छोड़ो मिररिंग को, सब आ जाओ एक पेज के ऊपर। किस एक पेज के ऊपर बेटा, क्या करना है सबने, सबने मेरे बच्चे याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर मैप अफगानिस्तान की तरफ तो वेस्ट, अगर मैप इंडिया की तरफ तो ईस्ट। ठीक है, तो बेटा डायरेक्शनल चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको ये चीज याद रखनी होगी मेरे बच्चे, कि ये आपके पास आ गया मेरा नॉर्थ, ये आपके पास आ गया मेरा साउथ। इधर बेटा क्योंकि ये इंडिया की तरफ जा रहा है तो ये हो गया ईस्ट, इधर क्योंकि ये अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है तो ये हो गया वेस्ट। इसके बीच में जितनी भी डायरेक्शन है बेटा, इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट ओ साउथ वेस्ट कहते हैं, और ऊपर वाले को बच्चे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अगर कोई डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान से जा रही है तो उसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। मैं एक और मर्तबा समझा भी देता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने समझाया फैसलाबाद से अगर मार्क करनी है आर की डायरेक्शन, तो आप देखें आर किस तरफ है फैसलाबाद के, तो फैसलाबाद से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और थोड़ा सा जाऊंगा अफगानिस्तान की तरफ। ऊपर गया तो नॉर्थ, अफगानिस्तान की तरफ गया तो वेस्ट, यानी डायरेक्शन क्या हो गई मेरे बच्चे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। डायरेक्शन क्या हो गई मेरी बच्चे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। सर ऐसे कर लूं कि वेस्टर्न डिप्रेशन अफगान वाली साइड से आता है तो वेस्ट होगा, शाबाश, बिल्कुल बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको याद रहे। लेकिन मेरा सिंपल फिनोमेना है, अगर मैप अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है तो वेस्ट, अगर मैप इंडिया की तरफ जा रहा है तो ईस्ट, अगर नीचे समंदर पे जा रहा है तो साउथ, अगर ऊपर पहाड़ों पे जा रहा है तो क्या बेटा, नॉर्थ। ठीक है ना। सर पूरा मैप भर गया है बेटा, कहाँ भरा है अभी मैप, टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ भी नहीं भरा अभी तो बेटा, तुमने असली फिल्म देखी नहीं है।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट पाइपलाइन। क्या इंपॉर्टेंस है वाइट पाइपलाइन की और अदर पाइपलाइंस की टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी ये जो वाइट ऑयल पाइपलाइन है, ये जो है ये ऐसा क्या काम कर रही है कि बाकायदा तौर पर ये भलाई क्रिएट कर रही है। किसके लिए भलाई क्रिएट कर रही है बेटा? मेरे कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं वाइट ऑयल पाइपलाइन की, तो वाइट पाइपलाइन कैरी क्या कर रही है अपने साथ? वाइट पाइपलाइन कैरीज व्हाट बेटा? कैरीज रिफाइंड ऑयल। क्योंकि हमने इसको अपनी क्लास में पढ़ा भी था बेटा। क्या पढ़ा था? कि कराची के अंदर बहुत सारा ऑयल रिफाइन होता है, और ये रिफाइंड ऑयल जाता है किस तक? मिड कंट्री तक। और जरूरी नहीं है वही हो रिफाइंड ऑयल, अक्सर क्रूड ऑयल भी जाता है। लेकिन मेजोरिटी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यार मैं यही कहूंगा ना, किस चीज का कहूंगा? मैं यही चीज कहूंगा कि यार वो रिफाइंड ऑयल जा रहा है, क्योंकि उसके फिर उसके साथ उसके यूजेस लिखना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आसान हो जाएगा। Now this refined oil can be used in which generation बेटा? It can be used in power generation। और जब इससे पावर जनरेट होती है तो यानी क्या आती है बच्चे? आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बच्चे, तो क्या होगा बेटा? आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आएगी। आप डेवलपमेंट में एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, कंप्यूटर्स चलेंगे, इंटरनेट सॉरी क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल कम इनटू द कंट्री। ठीक है, आप ऐसी बातें मेंशन कर सकते हैं। शाबाश, एक्सेलेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ठीक है। क्रूड ऑयल टू नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। एक्सेलेंट पॉइंट बाय मिनाहिल के रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्टेशन से ये क्या है मेरे बच्चों? ये चीपर है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक्सीडेंट फ्री भी है। क्योंकि पाइपलाइन तो जमीन के नीचे से गुजर रही है, तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वो दोनों बातें लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज आप लिख सकते हैं, चीपर देन चीपर देन रोड एंड rail transport. It is cheaper than road and rail transport, thus makes it feasible for Pakistan to develop it, and it does not create a burden. It does not create a burden ऑन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी पे बर्डन नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ ऑल यार एक बात का सॉरी, मैं पहले से ही माजरत मांग रहा हूँ कि यार राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ। ठीक है ना। वो एक्चुअल में नया कवर चेंज किया है, जिसकी वजह से मुझे इसको थोड़ा सा टैबलेट को होल्ड ऑफ करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन ठीक है, सही है। तो थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लीजिएगा, ठीक है, राइटिंग को। ठीक है, आगे आ जाऊंगा। ठीक है, अगली बात क्या लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों ने ये भी कहा, मैंने भी ये कहा था, दैट रोड और रेल है ना बेटा, वो क्या होता है बेटा? उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वो क्या है मेरे बच्चे? हार्मफुल है। ठीक है, सो पाइपलाइंस क्या हो जाती है मेरे बच्चे? पाइपलाइंस हो जाती हैं, इट बिकम्स अ सेफर ऑप्शन। ठीक है, सो आप लिखेंगे लेस एक्सीडेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, आप इधर एक्सीडेंट्स के साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि जब आप रोड और रेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? उस पे रोड को भी काफी तकलीफ होती है बेटा। ठीक है, रोड के भी ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें आ जाती है, आ, आप बेटर टर्म यूज करेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड। और जब डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड होगी तो रोड को बार बार बनाने के लिए भी पाकिस्तान के पास प्रॉपर तरीके से पैसे अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना।
डीले की बात कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी से वापसी कनेक्ट करके बताना पड़ेगा कि फिर इससे लोड शेडिंग होगी, और फिर लोड शेडिंग होगी तो लोगों को नुकसान होगा, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मसला, इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स का मसला, वो चीजें आप ऑफ कोर्स इससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सर दो रीजंस लिखेंगे, बिल्कुल बच्चे दो रीजंस लिखेंगे डेवलपमेंट के साथ। लेकिन सर पाइपलाइंस डालने के लिए भी तो रोड्स ब्रेक डाउन होंगे, लेकिन बेटा वो रोड्स बन जाएंगे ना। रोड और रेल का तो प्रॉब्लम ये है कि आपने एक मतलब रोड बनाए, उसमें फिर टैंकर चलाओगे फिर रोड टूटेंगे, फिर टैंकर चलाओगे फिर रोड टूटेंगे। लेकिन जब पाइपलाइन डालते हो तो वो वंस एंड फॉर ऑल होता है, फिर वो लंबे अरसे तक चलता है। करप्शन की बात इधर मत करिएगा, ठीक है। तो करप्शन की वजह से अगर पाइपलाइंस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो फिर ज्यादा फायदेमंद भी नहीं होगी, ठीक है ना। ऑयल विल बी अवेलेबल फॉर इजीली अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज, एंड आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है बिल्कुल, कि पाइपलाइन लगाने के लिए फिर एम्प्लॉयज की जरिए जरूरत होगी, तो वो भी फिर अवेलेबिलिटी आपके पास होगी, ठीक है ना। हाँ ये अच्छा पॉइंट है कि ट्रैफिक भी नहीं होगा, तो ट्रैफिक जैम्स, फिर वो एक्सीडेंट्स वाली बात यार एक ही बात है, ठीक है, फिर वो रिपीटेशन में नहीं। इसको एक साथ ही लिख लेना। तीन पॉइंट मैंने बताए हैं, दो पॉइंट लिखने पेपर में, दो तीन पॉइंट्स को मैंने एक्सेप्ट भी किया है। कोई भी दो पॉइंट्स लिख लीजिएगा डेवलपमेंट के साथ, इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आ जाएंगे, स्टडी फिगर 2 विच शोज यूजेज ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान। अच्छा उसने बता दिया इंडस्ट्रियल, तो ये रहा इंडस्ट्रियल। उसने बताया फर्टिलाइजर, तो सर ये रहा फर्टिलाइजर। उसने बोला ट्रांसपोर्ट, तो सर ये रहा आपके पास ट्रांसपोर्ट। उसने बोला कमर्शियल, तो सर ये रहा कमर्शियल। यानी दो चीजें बची हैं, एक ये वाली चीज बची है बच्चे, और एक ये वाली चीज बची है। वो बोल रहा है इसको बी से मार्क करो, इसको ए से मार्क करो। अब कौन से दो और इम्पोर्टेंट यूजेज हैं गैसेस के, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसको सोचने में डिफिकल्टी नहीं होगी। आप बोलेंगे सर एक तो एफिशिएंट यूज क्या हो सकता है आपके पास गैस का, सर पावर जनरेशन नहीं लिखा हुआ, और थर्मल पावर से आप पावर जनरेशन करते हैं। सर दूसरी चीज है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक तो ऑफ कोर्स बेटा कुकिंग हीटिंग आपके मेरे हम सब के घरों में आती है। चूल्हा जलाने के लिए क्या बेटा, गैस। और हम दे धड़ाधड़ गैस को इस्तेमाल करते हैं। इनाया जो एग्रीकल्चर वाली बात आ गई ना, फर्टिलाइजर के साथ वो जुड़ जाती है। और एग्रीकल्चर अगर आप परसेंटेज भी चेक करें ना, तो उसमें इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता नेचुरल गैस का, ठीक है। तो वो परसेंटेज बहुत कम होती है, और अगर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल भी होती तो वो फर्टिलाइजर की बात हो रही होती है मेरे बच्चे। तो फर्टिलाइजर लिखने का मकसद ये था कि एग्रीकल्चर ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है। तो दो और चीजें जो हो सकती थी वो क्या हो सकती है मेरे बच्चे, एक हो सकती है बेटा पावर जनरेशन, और दूसरी हो सकती है बेटा कुकिंग हीटिंग, या आप इसको बेटर टर्म्स में लिख सकते हैं डोमेस्टिक यूजेस के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए, ठीक है। कमर्शियल यूजेस मतलब जो बेटा इंडस्ट्रीज वगैरह इस्तेमाल करती है जहन, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल करती हैं। अच्छा थोड़ा सा एक साथ सारे चैट लिख देते हो तो थोड़ा सा रीडिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर किसी का सवाल मैंने ऊपर अडहर ना किया हो ना बच्चे, तो वो मुझे एक और मर्तबा लिख दे यार, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो करना है तुमने, और क्या ही करना है। तो वो कॉपी पेस्ट करने का तो तुम लोग को तो बहुत अच्छा आता है छापने, तो उसको इस्तेमाल करें ना यार, चले, सही है। हाँ अब मैं यही बोलता हूँ, 2 मिनट इंतजार किया करा करो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आने से पहले उसका जवाब देने के लिए हमजा लखानी तैयार होता है, ठीक है। क्या सर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पावर जनरेशन में आएगा और कौन सा आएगा डोमेस्टिक यूजेस के अंदर। सर कैसे डिसाइड करेंगे ये, सर समझा दे प्लीज। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है मेरे बच्चे, वो होता है पावर जनरेशन के अंदर। और नेक्स्ट बड़ा यूज है बच्चे क्या मेरे, वो है डोमेस्टिक यूज के अंदर, ठीक है। क्योंकि थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर बकायदा तौर पर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किसको हीट करने के लिए, पानी को हीट करने के लिए। जब पानी हीट होती है होता मतलब वाटर हीट होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट, स्टीम में कन्वर्ट तो कौन मूव, टरबाइन मूव। जब टरबाइन मूव होते हैं तो क्या होता है बच्चे मेरे, टरबाइन मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सर अच्छा एक चीज बताएं प्लीज, के ज्यादा जिसमें परसेंटेज होगी वो पावर वाला होगा, यस बच्चे मैंने अभी वही बताया मेरी जान। सर वीडियो पसंद आई आपको, बिल्कुल आई सोहेब, ठीक है।
कम बनाओ, ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेट ज्यादा करो, लेकिन ठीक है। सर ये मेरा नाम ना, ये दूसरा जैन कौन सा है बेटा? दूसरा जैन स्कूल का है, ठीक है सर। की से भी तो कर सकते हैं ये। क्या की से कर सकते हैं ये मेरे बच्चे? ठीक है, हमने की से ही तो किया है बच्चे। नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे हैं मुझसे कि पावर जनरेशन को क्यों यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों डोमेस्टिक को यहाँ पे नहीं लिखा। तो भाई मसला ये है कि पावर जनरेशन ये भी तो डिसाइड करना है ना, कौन सी ज्यादा, कहाँ पर ज्यादा यूजेज है। तो इससे आपको पता चल गया सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहाँ इस्तेमाल होती है बच्चे। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है पावर जनरेशन में, फिर इस्तेमाल होती है कुकिंग एंड हीटिंग में, फिर इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना। दे बोथ आर 20%। नो बेटा, दे आर नॉट। आपको रीड करने नहीं आ रहा, आप पहले रीड करके करना सीखें, इसके बाद हम बात करेंगे। अरे अजीब फजूल बात कर रहे हो, दोनों 20% नहीं है यार। ये 40 है, ये 50 है, और ये 70 है, तो बेटा ये तो हो गया 20%। ये ऊपर वाला 20% हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग ना 20%। तो या तो ये 25 होगा, या तो ये 26% होगा। तो ये सबसे बड़ा यूजेज हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेज है, और इसके बाद कौन सा यूजेज है बेटा? घर का यूजेज है, ठीक है ना। 27, 26, 25 फॉर पावर, बिल्कुल, ठीक है ना। स्टेट टू वेज इन विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड टू होम्स इन पाकिस्तान। कैसे ट्रांसपोर्ट करता हूं मैं गैस को पाकिस्तान में? कैसे आती है तुम्हारी घरों में? ऑफ कोर्स, पहली बात पाइपलाइंस। पाइपलाइंस। दूसरी बात क्या बच्चे मेरे? कुछ घरों के अंदर, आजकल तो सारे घरों के अंदर, क्योंकि गैस की भी तो लोड शेडिंग हो रही है ना, तो सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है, शाबाश। पाइपलाइंस एंड सिलेंडर्स, पाइपलाइंस एंड व्हाट बच्चे? पाइपलाइंस एंड सिलेंडर्स, ठीक है। सिलेंडर्स और पाइपलाइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है किसको बच्चे? नेचुरल गैस को, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। आगे आ जाएंगे। अब स्टडी फिगर 4 विच इज अ डायग्राम ऑफ अ कोल माइन, ठीक है, हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, कोई मसला नहीं, वापसी कर लेंगे सर। चूज टू टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब इसने बोला है दो, जब वो बोले ना दो, तो खुदा का वास्ता है दो चूज करना, अपनी होशियारियां मार के मत आना, ठीक है ना। कोशिश करिएगा, दो बोला है तो दो ही लिखिएगा, ठीक है। ओके, गो अप फॉर 2 सेकेंड्स, आई विल गो अप फॉर 2 सेकेंड्स। हो गया, चलें। बेटा वो दो पूछे तो तुम पेपर में खुदा का वास्ता है दो ही लिखना, मैंने पहले भी बोला है बेटा, अगर तीसरा गलत लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। उसने दो बोला है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। कौन सी माइनिंग है? टाइप ऑफ माइन ऊपर लिखा हुआ है, वर्टिकल माइनिंग। कौन सी माइनिंग होती है बच्चे? शाफ्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट को काटा, ऊपर लिखा शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बेटा ये चीज, डिफरेंट चीजों को लेबल कर दो जो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई हुई है। तो पहली चीज ऑफ कोर्स इसने मार्क किया हुआ है नीचे। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल उस जगह पे मार्क किया हुआ है जहां पे कोयला प्रेजेंट है। वो जगह जहां पे लेंस के अंदर कोयला प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं सीम। कौन सी जगह होती है बेटा? वो होती है सीम, जहां से आपको कोयला मिलता है, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट, क्या सबको ये वर्टिकल कॉलम दिख रहा है जिसको मार्क किया हुआ है इस एरो के साथ? अगर आप इस पर्टिकुलर एरो को देखें तो इसके साथ बेटा ये वाली वर्टिकल टनल को मार्क किया हुआ है। क्या शो करता है ये वर्टिकल टनल बेटा? ये वर्टिकल टनल, ये वर्टिकल जो जगह है बेटा, ये आपको शो करेगी क्या बेटा? ये आपको शो कर रही है, नहीं, टनल तो ये है, ठीक है ना, और केज वो ऊपर वाला है, ठीक है। तो आप एक मिनट एक काम करें, पहले एक मिनट इसको पहले लिख लें। ये वाली जगह तो शो हो रही है आपको पार्टिसिपेंट्स के अंदर, ये तो केज है, ठीक है ना। आपने इसको एविडेंटली लिख लेना, ये क्या है? ये केज है मेरे पास, ठीक है। और केज के बाद ये जो जगह है, ये तो टनल्स होंगे ना, ये टनल्स हैं, ठीक है, जहां से कोल को बाकायदा तौर पर बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। आप इधर से कोल को क्या करते हैं बच्चे? कोल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आप वो वाली बात लिख सकते हैं कि ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास टनल्स, ठीक है ना। केज हो गया, टनल हो गया, ठीक है। इसको भी आप शाफ्ट ही कहेंगे। क्यों शाफ्ट कहेंगे इसको? क्योंकि एक तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा,
चाहिए, ओपन कास्ट भी हो गया, टनल भी हो गया। ओपन कास्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ओपन कास्ट का तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया मेरे बच्चे। केज भी हमने मार्क कर लिया। ठीक है, एडिट हो नहीं सकता, क्योंकि एडिट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हॉरिजॉन्टल माइन होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल माइन तो है ही नहीं। ठीक है ना, वो वर्टिकल माइन है, तो वो वर्टिकल जो कॉलम बना होता है हम उसको शाफ्ट ही कहते हैं। ठीक है ना। तो तो टाइप ऑफ माइनिंग में भी शाफ्ट माइनिंग आएगा और वर्टिकल कॉलम में भी शाफ्ट आएगा। मुझे लगा एग्जामिनर ने शाफ्ट की जगह पर कुछ और वर्ड को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे याद आ गया कि एग्जामिनर ने सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, कि वो जो वर्टिकल कॉलम है उसको भी शाफ्ट कहते हैं, और उसको शाफ्ट कहने की वजह से इस माइनिंग को क्या कहते हैं बेटा, शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है ना सर, बट एडिट तो हॉरिजॉन्टल माइनिंग को कहते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एडिट क्यों नहीं? क्योंकि बेटा एडिट माइनिंग का मतलब आप हॉरिजॉन्टली घुसे अंदर, ये अंदर नहीं घुस रहे आप, ये आपने आगे जाके टनल्स क्रिएट करें कोयले को निकालने के लिए। ये माइनिंग का हिस्सा नहीं है, कोयले कोयले को निकालने वाला हिस्सा है बच्चे। ठीक है ना, तो एडिट तब कहूंगा जब आप पहाड़ के अंदर से हॉरिजॉन्टल घुसेंगे, उसको एडिट कहते हैं बेटा। ठीक है, सही है। आई होप बेटा सबको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, एंड हम आगे की तरफ आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल वाले को तो बिल्कुल एडिट नहीं कहेंगे, मैंने अभी बता दिया है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसको हम एडिट नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। सर मेरे पीपी में केज शाफ्ट एज वन वर्ड लिखा हुआ है, वन वर्ड लिखा हुआ है क्या मतलब? और आपके पीपी का क्या मतलब, आपके पास पेपर्स में, जो आपके पास पेपर्स हैं बच्चे, मुझे उसका आप पिक्चर भेजें व्हाट्सएप पे, तो मैं देख लूंगा बच्चे, जो भी प्रॉब्लम होगा पास पेपर में प्रॉब्लम होगा, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे इसमें। ठीक है ना। हाँ, तो वर्टिकल डिगिंग की वजह से पता चला शाफ्ट माइनिंग है, और वो वर्टिकल कॉलम जो डिग किया जाता है उसी को शाफ्ट कहा जाता है। तभी इस माइनिंग को मैं कौन सी माइनिंग कहता हूं मेरे बच्चे, इसको मैं कहता हूं शाफ्ट माइनिंग। कौन सी माइनिंग कहता हूं मैं इसको कहता हूं शाफ्ट माइनिंग। तभी वो शाफ्ट था। मुझे लगा एग्जामिनर ने कोई और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की होगी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि नहीं यार, इस पास पेपर्स के अंदर हिंट यही थी कि शाफ्ट माइनिंग है। क्यों शाफ्ट माइनिंग है? क्योंकि वो शाफ्ट को डिग किया जाता है, वो वर्टिकल कॉलम को डिग किया जाता है। ठीक है ना। सर ये तलत रिजवी वाले में स्पेस कम है, इसलिए शाफ्ट और केज को एक साथ लिखा है। अच्छा, तलत रिजवी वाले, बेटा उसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, उसमें तो पहले भी मैं तलत रिजवी को ईमेल भी किया था कि उसमें काफी दो तीन जगहों पर उन्होंने मार्किंग स्कीम्स के अंदर गलतियां करी हुई हैं। ठीक है ना, उन्होंने उल्टे सीधे चीजें लिखी हुई हैं। कोई मसला नहीं भाई, इतनी बड़ी बुक लिखना कोई छोटी बात नहीं होती, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां। ठीक है ना। सही है। बेटा पास पेपर्स मेरे लो किसी के भी लो, सबके बेस्ट ही होंगे, क्योंकि पास पेपर्स ऑनलाइन ही हम लोग उठाते हैं सब बेटा, अवेलेबल कैमब्रिज की तरह से होता है, सारे पास पेपर सेम होते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग का मसला हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अक्सर प्रिंटिंग का इशू आ जाता है, वो अलग चीज है। ठीक है, प्लीज यार ये बकवास ना करें, ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, कंट्रोल करो थोड़ा। ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है, किसी ने, सबसे पहली बात है किसी ने घबराना नहीं है। ठीक है ना। अच्छा आगे आ जाएंगे मेरे बच्चे। सजेस्ट टू रीजंस फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ माइन एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ माइन। तो पहले क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि बेटा आप इसमें, ठीक है ना, अंडर द ग्राउंड, नीचे की तरफ जा सकते हैं। एक्सलेंट आमना। Shaft mining allows for the extraction of minerals from deep underground deposits। ठीक है ना, तो आप ये पहली बात लिख लेंगे अपने पास। Minerals can be extracted from deep underground डिपॉजिट्स। तो अगर बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स डीप हैं, और इसका बताओ फायदा क्या होता है, जितना आप डीप अंडर द ग्राउंड जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आपके पास जो क्वांटिफाइड अमाउंट है कोल की या ऑयल की या जो भी मिनरल आप निकालते हैं, उस मिनरल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। द मोर अंडरग्राउंड यू गो, द मोर बेटर क्वालिटी ऑफ कोल और ऑयल और मिनरल यू रिसीव। ठीक है ना। इसके अलावा क्या बेटा, ठीक है ना, डेप्थ से यानी डीप आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात है, ठीक है,
आप सीम्स के साथ ट्रैवल करके यू कैन गो फर्दर अलोंग विद द सीम्स, और आप कोल को क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट्स आपको बेटर क्वालिटी मिल सकती है, ठीक है ना। अदनान बिहेव योर सेल्फ। सो क्या लिख सकते हैं, सीम्स कैन बी फर्दर exploited through through tunnels, and this could help us get better क्वालिटी। अच्छा, इसमें कोल की मायने लिखी हुई है, हाँ तो कोल लिख लो फिर, बेटर क्वालिटी ऑफ कोल, बिकॉज द डीपर यू गो द बेटर क्वालिटी ऑफ कोल यू रिसीव मेरे बच्चे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चे इसके, क्योंकि ये एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरी बात है बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो जाती हैं, और जब इतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी तो जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसके डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं harmful gases, riskier, और क्या बोला किसी ने, हाँ एक्सपेंसिव की भी हमने बात करी ना, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ऊपर से फिर मशीन्स की बात, फिर आप इसमें बात कर सकते हैं लेबर की, कि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज वाली लेबर चाहिए होगी, जिसको नीचे की कोल माइंस के बारे में पता हो, ठीक है ना, चीजों के बारे में। ड्यू टू रिस्क ऑफ रॉकफॉल एंड गैस बिल्डअप्स व्हिच कैन बी डेंजरस फॉर माइनस, एक्सेलेंट। वर्कर्स कैन डाई ड्यू टू गैस प्रोड्यूस, बिल्कुल शाबाश, हार्मफुल गैसेस की बात कर ली। ग्रेट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंजरीज, शाबाश। हार्मफुल गैसेस, शाबाश। सर डू माइंस गेट फ्लडेड विद वाटर, बिल्कुल माइंस गेट फ्लडेड विद वाटर, एंड अंडरग्राउंड माइंस ज्यादा फ्लड हो जाती हैं वाटर से, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी चार पांच चीजें याद है, तो ज्यादा इसकी डिटेल्स में निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। What type of coal is imported by पाकिस्तान? अब पाकिस्तान में याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कैसा कोल मिलता है मुझे, मुझे पाकिस्तान में मिलता है लो क्वालिटी कोल, और जब मुझे पाकिस्तान में लो क्वालिटी कोल मिलेगा तो मुझे ये कोल कहाँ से मंगवाना पड़ेगा, बाहर से। आप इसमें बिल्कुल बिटुमिनस भी लिख सकते हैं और एंथ्रेसाइड भी लिख सकते हैं। सर अब मैं कौन सा चूज करूं, क्या मैं बिटुमिनस लिखूं या एंथ्रेसाइड लिखूं? देखो मेरे बच्चे, इसका बहुत सिंपल आंसर है तुम्हारे भाई के पास, बिटुमिनस को चूज करना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है बिटुमिनस की दो टाइप्स होती हैं, स्टीम कोल और कोकिंग कोल। और कोकिंग कोल का हम पहले ही एक यूज पढ़ चुके हैं, जिसने जो इसने मुझसे नीचे यूज पूछा है कि कोकिंग कोल कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा, आयरन इन स्टील इंडस्ट्री के अंदर। कोकिंग कोल से कोक बनाया जाता है, और उस कोक को ऐड किया जाता है आयरन के मिक्सचर के साथ, ताकि स्लैग एक तरफ अलग हो जाए और एक तरफ स्टील अलग हो जाए, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करूंगा लोग लिखें बिटुमिनस क्वालिटी के बारे में। सर अगर किसी ने एंथ्रेसाइड लिखा तो वो एंथ्रेसाइड के साथ भी आयरन इन स्टील इंडस्ट्री लिख सकता है, क्योंकि उसमें बेटा हीटिंग पर्पस के लिए एंथ्रेसाइड को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप दोनों सिचुएशन के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिख सकते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सर ब्रिकल इंडस्ट्री का यूज लिख सकते हैं, यार देखो मैं ब्रिकल इंडस्ट्री को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ब्रिकल इंडस्ट्री के अंदर ना यूजुअली लो क्वालिटी कोल ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का 91% कोल ब्रिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो तुम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख तो सकते हो। पावर जनरेशन भी लिख सकते हैं, पावर जनरेशन भी लिख सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना टेक्निकल बना लिया गेम को, कि पावर में पता नहीं है ना कौन सा इस्तेमाल कर रहे होगे। तो अगर किसी ने एंथ्रेसाइड लिखा है तो वो पावर भी लिख सकता है, वो सीमेंट भी लिख सकता है। देखो ये जनरल यूजेस तो लिख ही सकते हो ना, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल बताया है, ठीक है ना। सर इंपोर्ट तो सिर्फ एंथ्रेसाइड नहीं होगा, बिकॉज बिटुमिनस पाकिस्तान में प्रेजेंट है, लेकिन बेटा बिटुमिनस जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, एक तो वो इनफ नहीं है, दूसरी बात है आपने सारा का सारा भी ढूंढा हुआ ही नहीं है ना रिजर्व को। आपके इतने सारे रिजर्व्स हैं जो अभी तक आपने ढूंढे हुए नहीं है, तो जब आपने इतने सारे रिजर्व्स ढूंढे हुए नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा लैकिंग तो होगी ना। और उस लैकिंग की वजह से परेशानी होती है किसको बेटा, पाकिस्तान को बाहर से ये क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, ठीक है।
एक्सप्लेन व्हाट द फ्यूल सीएनजी इज, ठीक है। सो एंड स्टेट द मेन रीजन फॉर यूजिंग दिस फ्यूल। तो ऑफ कोर्स सीएनजी क्या है, लिख लें बेटा अपने पास। सीएनजी इज compressed natural gas। so CNG is compressed natural gas, ठीक है ना। इट इज बेसिकली क्या होती है बेटा सीएनजी? इट इज बेसिकली मीथेन विच इज अंडर हाई प्रेशर। तो बाकायदा तौर पर मीथेन गैस को प्रेशर के अंदर कंप्रेस किया जाता है, और उसी कंप्रेस्ड गैस को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, यानी सीएनजी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, ये गालिबन शायद हमने क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ी थी बात, या मिस आउट हो गई होगी, तो आप देख लीजिएगा कि, और मुझे लगता है एमएस में भी शायद ये बात लिखी हुई होगी, दैट मीथेन इज अ गैस, और सीएनजी इज अ गैस दैट इज मीथेन इन एक्चुअल, बट इट इज मेड अंडर हाई प्रेशर। यानी हाई प्रेशर के अंदर गैस को कंप्रेस किया जाता है। कौन सी गैस को? मीथेन गैस को। और मीथेन गैस बाकायदा तौर पर अंडर प्रेशर होने के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है। सर माशाल्लाह से क्लास की टाइमिंग्स में काफी बरकत आ रही है। क्यों अब बरकत आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, रमजान का महीना है ना, अल्लाह ताला और बरकत दे दे क्लास में, ठीक है। और प्लीज ये टाइमिंग का नोट करवा के क्लास की डिस्क्रिपेंसी खराब ना करें। अच्छा खासा मजा आ रहा है पढ़ाने में, पूरा मूड तुम खराब करने के चक्कर में हो जाते हो, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे मेरे बच्चे आगे, ठीक है। यूज क्या है? अच्छा, मेन रीजंस फॉर यूजिंग दिस फ्यूल। क्या है मेन रीजंस इसको यूज करने का? तो एक तो आप गाड़ियों में इस्तेमाल करते हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्या है बेटा, बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन vehicles as it is cheaper and much more efficient। यानी बेसिकली गाड़ियों की जो माइलेज है, वो माइलेज क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है जब आप सीएनजी पे चलाते हैं गाड़ियां, तो ठीक है ना। स्पेशली आप बसेस की बात कर लें, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ठीक है ना। हाँ, अगेन यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट इज अ लिटिल एंड इट कैन बी एज कम्पेयर टू पेट्रोल और फ्यूल। मरियम ने लिखा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो बिल्कुल बेटा वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वाली बात भी लिख सकते हैं कि मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली देन पेट्रोल एंड डीजल। और अभी मैं देखा तो ऊपर किसी ने ये भी लिखा था ट्रांसपोर्टेशन वाली बात, ठीक है ना। सर सीएनजी की भी व्हीकल में यूज हो सकती है, इंक्लूड बेटा बाइक्स में इस्तेमाल नहीं हो सकती, गाड़ियों में इस्तेमाल होती है ना भैया, यूजुअली बसेस और रिक्शास के अंदर, और आपके पास जो आपके वैन वाले लेके आते हैं ना, मिनी वैन्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। सो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर्स। सो आप ये लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर्स। और ये क्या ऑप्शन हो जाता है बेटा? इट्स अ सेफर ऑप्शन एंड इट्स एन एफिशिएंट ऑप्शन। और फिर आप इसमें बात कर सकते हैं कि इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू एरियाज लाइक नॉर्दर्न एरियाज। तो नॉर्दर्न एरियाज में सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। सर आजकल तो सीएनजी का यूज कम हो गया है, हाँ, क्योंकि अचानक से बहुत महंगी हो गई है। इसलिए महंगी हुई है बच्चे, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है ना नेचुरल गैस की। तो जो क्योंकि जो तुम्हारे घर में गैस आ रही है सीएनजी है, वो तकरीबन सेम ही है, क्योंकि जो तुम्हारे घर में गैस आती है उसको कंप्रेस करता हूँ तो सीएनजी बन जाती है। तो बात यह है कि जब वो ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो उसकी वजह से गैस महंगी हो गई है। तो वो जो एक टाइम था ना जब खर्चा कम पड़ता था, या आपको एफिशिएंट लगती थी, स्पेशली वैन वाले और बस वाले इसको इस्तेमाल करते थे, अब वो चीज़ रही नहीं है। और फिर वो अगर थोड़ी बहुत एफिशिएंट भी हो ना, जैसे अगर आपको 10-15 रुपए बच भी रहे हो, तो उससे ना थोड़ा सा इंजन खराब हो जाता है। तो फिर ये जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं सोचते हैं यार चलो, इंजन खराब करने से तो अच्छा है कि
एक साथ ही कर लें, ठीक है ना सर। लेकिन सुई गैस तो फिर भी कंपेरेटिवली चीपर है, बिल्कुल चीपर है, लेकिन फिर बेटा वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती ना, ठीक है ना। और फिर वो सीएनजी के फटने के वाकयात आ गए इतने ज्यादा, तो इसलिए अचानक से यूज क्या हो गया बच्चे, कम हो गया है, ठीक है। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड आवर टाइम लिमिट टुडे, एंड इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू कराऊंगा। और कल मैं पावर रिसोर्सेज के पास पेपर्स को निपटाने की कोशिश करूंगा। और कल इंशाल्लाह फिर हम 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, 1.5 आवर की, जहाँ पे हम ये क्लाइमेट के पास पेपर्स को फर्दर देखेंगे, ठीक है ना। मुझे 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैं जरा आपके चैट बॉक्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं सबके इंशाल्लाह आंसर्स को अभी है ना रिजॉल्व करूंगा, और मैं आपको इंशाल्लाह आपकी जो इंडिविजुअल क्वेरीज है उनको भी देख लूंगा। कल इंशाल्लाह हम ये 2017 वाले पास पेपर को करेंगे, 2019 वाले पास पेपर करेंगे, और फिर 2020 पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मंडे को क्लास तो सेम टाइम पर है एएसटीसी वालों की, लेकिन कल क्लास होगी रात को, ठीक है ना। हाँ बेटा, अब वो नहीं नहीं नहीं, नहीं देखें ये क्लास अलग है। This class is just a past paper class, and this class is different from the syllabus वाली क्लास। जो नॉर्मल क्लासेस है वो तो होती ही रहेंगी, ये वाली क्लास इज स्पेसिफिकली आई हैव डन इट फॉर द पर्पस ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं सबकी इंडिविजुअल क्वेरीज अभी रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं बेटा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी डे 2 के साथ। और इंशाल्लाह हम 2 दिन में पावर रिसोर्सेज के पास पेपर्स वाइंड अप कर चुके होंगे।